नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, अपने पिछले सेशन यानी कि कल हमने बात की थी दरभंगा घराने के बारे में। घरानों की परंपरा इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हम आज भी यही कोशिश करेंगे कि हम एक नए और घराने के बारे में बात करें। पर उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हम दरभंगा घराना और उसके उपरांत फिर बेतिया घराना, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बेतिया घराना जो कि बिहार का ही एक घराना है, हम कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में सम्मिलित करें। बताना चाहेंगे एक बार फिर से इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारतीय कॉलेज के संगीत विभाग में एचओडी हैं। आप एकेडमिशियन होने के साथ साथ एक परफॉर्मर भी हैं। आपका संबंध रामपुर सदा परंपरा से है और आपने तालीम ली है पंडित शंकरनाथ पाटिल जी और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी। आपने कई शोध पत्र, किताबें, आलेख लिखे हैं जिनके माध्यम से आपने संगीत के कुछ अनछुए पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है। आज एक बार फिर से इनके साथ तबले पर हैं लाल बाबू राय जी और तानपुरे पर हैं गगनजीत कौर जी। और इनके बारे में बताना चाहेंगे, लाल बाबू राय जी पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं और गगनजीत कौर जी गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता है। तो आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, गगनजीत कौर जी का और लाल बाबू राय जी का। सरिता जी, कल हमने दरभंगा घराना इस पर विशेष रूप से चर्चा की और आज आपने जैसा कि पहले ही हमें बताया था कि आज हम एक और घराना इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप एक बार हम सभी को फिर से ओतप्रोत करें इस सेशन के माध्यम से। जैसा कि हम लोग दरभंगा घराने के बारे में, दरभंगा की ध्रुपद परंपरा जो है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे, तो इसी श्रृंखला को हम आपको आगे लेकर जाएंगे। और क्योंकि दरभंगा जो क्षेत्र है यहाँ पर ध्रुपद जो है बहुत ही फला और फूला, तो इसलिए इसको दरभंगा का क्षेत्र का जो है ध्रुपद घराना जो है इसको बोला जाता है, या हम मल्लिक घराने के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या ख़ास विशेषताएं हैं, क्या ऐसी पहचान है जो कि और घरानों से इसको अलग करती है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको हम बेतिया घराने के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो शुरू हम कर रहे हैं दरभंगा घराने की परंपरा से। जैसे कि हमने आपसे बोला कि दरभंगा जो है बिहार में एक क्षेत्र है और दरभंगा की ध्रुपद परंपरा जो है उसको मल्लिक घराने के नाम से भी जानते हैं, जिसे मल्लिक या मलिक घराने के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुपद की परंपरा जो थी, दरभंगा परंपरा, इसकी जो शुरुआत, या हम कहें कि इस घराने के जो संगीतकार हैं, जो कलाकार रहे, वो कहाँ से आए, उनका जो शुरुआत जो माना जाता है या उद्भव हम कहें, वो राजस्थान से है। राजस्थान में जैसे कि आपको पहले बताया कि पंडित रामदास पांडे जी जो थे संगीत के और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, वे राजस्थान में बीकानेर के जो नरेश थे, महाराजा कदर सिंह के यहाँ जो है नारायणगढ़ में, वहाँ पर उनके दरबार में थे। और वो ज़माना ऐसा था कि महामारी का प्रकोप हुआ और महामारी उस ज़माने में हज़ारों में जो है लाखों में लोगों के प्राण लेती थी। तो ये आजकल का ज़माना नहीं था कि वैक्सीनेशन या और इस तरह की सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं थी जिससे कि पहले बीमारी आने से पहले ही उसकी रोकथाम कर ली जाती है। तो वो ज़माना ऐसा था कि उस समय इतना एडवांसमेंट, मेडिकल एडवांसमेंट नहीं था। तो इस महामारी के प्रकोप से बचने के लिए जो थे पंडित रामदास पांडे जी जो है वहाँ राजस्थान को छोड़कर वे बिहार की तरफ आए। और बिहार में धनगाई गांव जो है, जिसे धनगई या धनगाई के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आके इन्होंने अपना जो है अपना स्थान निश्चित किया कि इस स्थान पर मुझे रहना है। और इनके दो पुत्र हुए, उनका नाम था माणिक चंद्र और अनूप चंद। और ये दोनों जो पुत्र थे ये बहुत ही होनहार पुत्र थे, जिन्होंने कि इस परंपरा को जो है बहुत आगे बढ़ाने में इनका पूरा पूरा योगदान है। इनको अपने समय के एक महान गुरु पंडित वेंकट राव मतंग, इनसे इन्होंने ध्रुपद धमार की और पखावज की तालीम ली और लगभग
30 वर्ष जो है इन्होंने अपनी तालीम को ग्रहण करने में लगा, यानी कि 30 वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है। तो कितना धैर्य रहा होगा जिस समय इन्होंने इस तालीम को ग्रहण किया। और इन्होंने ध्रुपद, धमार और पखावज, पखावज की बात मैं आपको बताऊं कि ध्रुपद और धमार के साथ जो संगति होती है वो पखावज की होती है। पखावज एक ऐसा वाद्य है जिसको कि ध्रुपद धमार के लिए बिल्कुल उपयुक्त माना गया। और क्योंकि स्वयं एक, यदि आप पखावज वादन में यदि आप निपुण हैं तो ताल की या मात्रा का जो एक पूरा दायरा है वो आपके सामने बिल्कुल खुल कर आ जाता है। तो पखावज पे भी इन्होंने निपुणता हासिल की और ध्रुपद धमार में तो इनको शिक्षा मिली ही, और इस पूरी शिक्षा क्रम को लगभग 30 वर्ष जो है लगे। तो पूरी परिपक्वता आने के बाद जो है ये जो है नवाब शाह विक्रम शाह के दरबार में जो है राजगायक हो गए। क्योंकि उस ज़माने में राजा महाराजा लोग जो हैं संगीतकारों को, गायकों को, कलाकारों को प्राश्रय देते थे और अपने दरबार में उनको नियुक्त करने में बहुत गर्व महसूस करते थे। तो नवाब साहब के दरबार में आपको स्थान प्राप्त हुआ और इन्होंने ही, नवाब शाह विक्रम शाह ने ही इन्हें मल्लिक की उपाधि प्रदान की। तो उसके बाद आप देखिए कि जैसे एक सरनेम की तरह कहें, उपाधि को जो है नाम के आगे उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो इस परंपरा को इस प्रकार से इनकी जो ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। और नवाब की मृत्यु के उपरांत इनके जो वंशज थे ये आगे चल के डुमराव महाराज जो हैं उनके अकृतेश्वर सिंह के आग्रह पर उनके दरबार में जो हैं वे राजगायक नियुक्त हो गए। तो इस प्रकार से जो है डुमराव महाराज जो थे उनके दरबार में इतने बड़े बड़े कलाकार थे। वहाँ पर जो है उसके उपरांत जो है इनके वंशज जो है, यानी इन कलाकारों की जो धरोहर लेकर जो आगे के जो कलाकार हुए वे पटना महाराज के यहाँ भी नियुक्त हो गए। तो इस प्रकार से जो है दरभंगा जो है ये एक तरह से सूना हो गया। तो दरभंगा महाराज ने आगे चलकर डुमराव महाराज जी से अनुरोध किया और उन कलाकारों को मांगा। और इस प्रकार से कलाकार जो ध्रुपदीय थे, ध्रुपद कलाकार जो थे, बीनकार लोग जो थे, ये दरभंगा में आकर दरभंगा महाराज के दरबार में नियुक्त हुए। और फिर धीरे धीरे जो है इनकी वंश परंपरा या हम कहें कि धरोहर धीरे धीरे आगे बढ़ी। वंश परंपरा में मेरा ख़ास तौर पे ये इस बात को मैं उजागर करती हूँ कि वंश परंपरा सिर्फ पुत्र पौत्र से नहीं, वंश परंपरा जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ी। चाहे वो पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन ये वो तालीम ले रहा है तो वो गुरु और शिष्य ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य की ये जो परंपरा है, ये जो पीढ़ी है, वो दिन पर दिन आगे बढ़ती चली गई। और दरभंगा ध्रुपद गायकी जो है, दरभंगा ध्रुपद की जो पद्धति है, जो घराना है, वो निरंतर बढ़ता चला गया। तो जहाँ तक कि ध्रुपद के इतिहास की बात कहती हूँ, वो तो आपको इससे पहले जो भी आपको बताया गया दरभंगा गायकी के बारे में, दरभंगा की ध्रुपद परंपरा के बारे में, वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। आज आपको हम बताएंगे कि दरभंगा की जो ये ध्रुपद परंपरा थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, ऐसी क्या बात थी जिसने इस परंपरा को और परंपराओं से या और घरानों से इसको अलग रखा। तो सबसे पहली जो बात थी वो थी काव्यात्मक दृष्टि से, यानी कि उसका जो साहित्य था, उसका जो जिस तरह से उसके जो लिरिक्स जो उसके थे, उसकी दृष्टि से यदि देखा जाए तो उच्च कोटि का साहित्य था। रस सौंदर्य जो है उस पर पूरा ध्यान दिया गया। छंद जो है, छंदबद्धता, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि कुछ भी पंक्तियों का निर्माण कर दिया जाए, उसकी रस निष्पत्ति को ध्यान में रखते हुए, उसके छंदों को ध्यान में रखते हुए, उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही पदों का निर्माण किया जाता था। तो काव्यात्मक दृष्टिकोण से बहुत उच्च कोटि के जो है पद ध्रुपद के जो है रूप में सामने आए। तो काव्यात्मक दृष्टिकोण से एक बहुत ही सुंदर जो है रचना इस घराने के ध्रुपदों में हमें मिलती है। सांगीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सांगीतिक दृष्टिकोण से स्वर और लय यानी ताल,
ये दोनों दृष्टियों से जो है यहाँ के जो इस परंपरा के ध्रुपद थे बहुत उच्च कोटि के थे। उसमें स्वरों का जो राग को में प्रयुक्त होने वाले जो स्वर थे उन पे उसका जो एक क्या कहा जाए कि स्वरों को से जो बींधा जाता था, जो बंदिशों को या पद को सजाया जाता था, वो बहुत खूबसूरत था, बहुत उच्च कोटि का था। और साथ ही साथ ताल का या लय का पूरा पूरा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि लय और ताल जो थी वो बहुत बहुत ज़रूरी थी। पखावज में कहे चाहे गायन के समय, ध्रुपद गायन के समय लय का बहुत बड़ा योगदान था। तो स्वरात्मक और लयात्मक पक्ष से जो है बहुत ही उच्च कोटि का जो है जो निचोड़ निकल कर आता था ध्रुपद गायकी में, वो दोनों बहुत खूबसूरत थे। तो जहाँ तक हम कहें कि काव्यात्मक दृष्टिकोण और संगीतात्मक दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोणों से बहुत ही उच्च कोटि की रचनाएं जो थी यहाँ की ध्रुपद शैली में हमें मिलती हैं। जहाँ तक ध्रुपद की जो शैली है उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि 4 प्रकार की वाणियाँ उसमें यूज़ होती हैं, जैसे नौहार वाणी, गौहार वाणी से गोबरहार वाणी भी कहते हैं, खंडार वाणी या डागुर वाणी। तो यहाँ पर नौहार और गौड़हार वाणी का अधिकतर प्रयोग हुआ है या होता है ध्रुपदों में। कहीं कहीं पर हम खंडार वाणी की गायकी भी जो है ध्रुपद में वो पाते हैं। विलंबित लय और स्वर प्रयोग में गंभीरता युक्त, यानी जो ध्रुपद की जो लय थी वो विलंबित लय का प्रयोग अधिकतर होता था। और जहाँ पर स्वर प्रयोग की बात होती तो गंभीरता उसमें जो है उसका ख़ास ध्यान रखा जाता था। वैसे भी ध्रुपद जो है उसको गंभीर गायकी कहा जाता है। तो जिस प्रकार के रागों का, जिस प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता था इन रागों में, उसमें विशेषकर ध्यान दिया जाता था कि जो भी काव्य या जो भी स्वरात्मक जो एक क्या मेल है एक तरह से, उसमें हम ये बिल्कुल भी इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता था कि स्वरों का जो प्रयोग है वो कहीं पर जो ध्रुपद गायकी की जो अपनी गंभीरता है उसमें कहीं पे वो खलल करे, ऐसा नहीं होता था। वो उसको और भी सुंदर संजोकर तैयार करता था। तो इन ध्रुपदों में ये चीज़ें जो हैं हमें ख़ास तौर पे मिलती है। और लय जो है, जो उसकी स्पीड कहें, उसके टेम्पो कहें, वो अधिकतर विलंबित लय के जो है ध्रुपदों में विलंबित लय का प्रयोग जो है वो अधिकतर मिलता है। ध्रुपदों में जो भी काव्य यानी जो साहित्य का प्रयोग होता था उसमें शब्दों का जो उच्चारण है यानी प्रोनंसिएशन ऑफ जो है लिरिक्स का, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि उसका उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये अक्सर विद्यार्थी कहते हैं, या मैं इस बात को आज के ज़माने में भी ये बात आती है कि जब क्लासिकल गाया जाता है तो उस समय शायद जो एक साहित्य है वो इतना क्लियर नहीं होता। तो ये एक अलग बात है कि शायद कुछ लोगों ने इसको वो उसके जो स्वरों का या हम कहें संगीत में इतना डूब जाता है कि शब्दों को शायद वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन संगीत में बात करें तो संगीत और साहित्य दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त मेल है। और इन दोनों के मेल से ही जो है जो भाव, जो आनंद, जो रस की उत्पत्ति होती है वो बिल्कुल ख़ास होती है। तो क्योंकि शब्दों का भी बहुत बड़ा योगदान है, साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि जो गायक है वो क्या कह रहा है उसको यदि शब्दात्मक रूप देकर उसको बताया जाए तो वो जो भाव उत्पन्न करने जा रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो इस बात का जो है दरभंगा गायकी में विशेष ध्यान दिया जाता था कि उसमें जो शब्द हैं उस पर, उसके उच्चारण पर बहुत बहुत बल दिया जाता था कि किसी भी शब्द का उच्चारण इस प्रकार से ना हो कि उसका अर्थ समझ में ना आए या अर्थ का अनर्थ हो। तो ये एक बहुत ही विशेष बात इस गायकी में या इस पद्धति में हमें प्राप्त होती है। गमक जो कि ध्रुपद गायकी का एक विशेष अंग है, तो गमक या गमक के और जो प्रकार है उसका भरपूर प्रयोग थ्रू आउट ध्रुपद गायकी या धमार गायकी में इस घराने में हमें मिलती है। ध्रुपद गायकी में मींड और घसीट का काम, जोड़ और आलाप में लय बढ़ाने पर भी स्वर के प्रयोग में गमक का प्रयोग या गमक के साथ करना है बहुत बड़ी बात थी। कहने का तात्पर्य है कि मींड और घसीट ये
संगीत के ऐसे शब्द हैं कि जब हम किसी स्वर से दूसरे स्वर पर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं या हम स्वर से दूसरे स्वर की तरफ जाते हैं, तो एक तरह से उसको सीधे टापते हुए न जाना, उसको एक जैसे फ्लोट करते हुए जाना, उसको हम कहते हैं जैसे खींचते हुए जाना। जैसे हम सा नी पा, तो इसको मीन पे सा नी पा, इस प्रकार से जो है हम उसको स्वरों को टापते हुए नहीं जाएंगे, उसको एक तरह से मींड से उसे नहीं खींचते हुए नीचे आना। तो इस शब्द को प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि इसको मींड कहा जाता है। तो मींड और घसीट का तो एक स्वर से दूसरे स्वर पर जा रहे हैं, तो उस ऐसे लगता है स्वर को घसीटते हुए दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये मींड और घसीट, इन दोनों का जो प्रयोग है इन ध्रुपदों में बखूबी मिलता था। और जो स्वरों का जो प्रयोग जो है लय के बढ़ने पर भी, यानी यदि टेम्पो या स्पीड थोड़ी सी बढ़ भी रही है, उसके बढ़ने पर भी जो स्वरों का प्रयोग है उसमें गमक का प्रयोग जो है विशेष रूप से उसका ध्यान दिया जाता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लय बढ़ गई तो गमक बिल्कुल छोड़ दी। स्वर प्रयोग के साथ साथ गमक का, जो कि बहुत ही अहम अंग है जो ध्रुपद गायकी का, उसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से बखूबी होता था। तो इस पे विशेष ध्यान इस परंपरा में दिया जाता है। बंदिशों के सौंदर्य और स्वरूप की विशेष तौर पर उसकी रक्षा करना जो है, ये इस परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यानी बंदिश जो है उसका इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि बंदिश है या उसका जो अर्थ है उसका अर्थ ही ना समझ में आए। बंदिश का जो एक बंदिश क्या क्या कहना चाहती, क्या भाव उत्पन्न करना चाहती, क्या वो भक्ति रस से उत्प्रोत है, भक्ति रस को सामने बताना चाहती है, या वो राग के लक्षणों को बताना चाहती है, जो भी विषय वो ले रही है, वो बंदिश के अर्थ को ख़ास तौर पे जो है उसको ध्यान में रखते हुए बंदिश को गाया जाता था। यानी कि बंदिश के अर्थ की भी पूरी तरीके से रक्षा की जाती है इस पद्धति के ध्रुपद धमार की गायकी में थ्रू आउट। अब जैसे हम एक शब्द ले रहे हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर परमानंद, ये शब्द यदि हम किसी ध्रुपद के हैं तो इन शब्दों को इस प्रकार से उच्चारण, इसलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि इस प्रकार से उच्चारण किया जाए कि उसका अर्थ, शब्द सुनते ही अर्थ उसका एकदम क्लियर होगी। पार ब्रह्म परमेश्वर परमानंद, यानी इससे समझ में आ रहा है कि हम क्या कहने जा रहे हैं। हम उस ईश्वर के बहुत अनेकों नाम, उसकी उपमाएं देते हुए हम आराधना कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है जबकि बंदिश का अर्थ जो है एकदम स्पष्ट हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस परंपरा में गायन करते समय जो है बंदिशों के अर्थ पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। और उसकी एक तरह से कहें कि जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं रक्षा होना, यानी बंदिशों के अर्थ की भी पूरी तरह से रक्षा की जाती थी। तो ये बहुत ही ख़ास, बेहद ख़ास जिसे हम कहें कि इस परंपरा का एक अंग है और एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। और आज भी इस परंपरा के जो भी गायक जो है ध्रुपद गायकी प्रस्तुत करते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान देते हैं कि उसका अर्थ जो है वो बंदिश का शुरू से अंत तक एकदम क्लियर रहे। इसके अलावा जो है जब ध्रुपद इस परंपरा का गाया जाता है तो उसमें लयकारी जो है वो ध्रुपद के समय लयकारी कम की जाती है और धमार के गाते समय लयकारी अधिक की जाती है। लयकारी का अर्थ होता है कि लय से खेलना, यानी जो एक स्पीड चल रही है उस स्पीड में जो है ताल तो वही चल रही है, लेकिन उसमें हम बोलों को बनाते हुए, उपज को लेते हुए जो है लय से ताल पे पुनः सम पर आते हैं, तो ये लयकारी कही जाती है। तो ध्रुपद के समय जो है, ध्रुपद गाते समय ये जो लयकारी है इसको दरभंगा परंपरा में कम लिया जाता है कंपैरेटिवली टू धमार। धमार गाते समय लयकारी अधिक से अधिक की जाती है। तो धमार, जैसे कि मैंने आपको बताया, धमार गायकी जो है उसमें राधा कृष्ण के होरी के अधिक वर्णन उसमें मिलते हैं। ईश्वर स्तुति तो है ही, लेकिन साथ साथ जो है होरियों का वर्णन जो है वो धमार गायकी में
मिलता है। तो वहाँ पर आप इमेजिन करिए कि जब लयकारी की जाएगी तो वो कितना खूबसूरत, कितना सुंदर जो है उसका अर्थ होगा, उसका जो एक जो आनंद उसका होगा, जो कहते हैं हम, उसका जो एक असर होता है श्रोताओं पे, वो कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये तो विशेषताएं थी दरभंगा परंपरा की, दरभंगा क्षेत्र की ध्रुपद गायकी की। तो इसके साथ ही हम समझते हैं कि ध्रुपद गायकी जो है दरभंगा की, आपको इस परंपरा के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक ध्रुपद गाते हैं और इस ध्रुपद, ये राग एमन कल्याण में है और कुछ संगीतकार इसको राग एमन भी कहते हैं। राग एमन में कहीं कहीं पर जो है पंडित भातखंडे जी ने दोनों मध्यमों का प्रयोग किया है। तो आज के संदर्भ में यदि देखें तो हम कहते हैं कि दोनों मध्यमों का प्रयोग तो राग एमन कल्याण में है। तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ मतों के अनुसार इसको राग एमन कहा गया है, इस बंदिश को, कुछ मतों के अनुसार इसको राग एमन कल्याण कहा गया है। तो प्रस्तुत है ये ध्रुपद। में
परमानंद नंद नंदन आनंद कांद यशोदानंद श्री गोविंद यशोदानंद श्री गोविंद यशोदानंद श्री गोविंद परब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम परमानंद नंद नंदन आनंद कंद यशोदानंद श्री गोविंद परमेश्वर दीनानाथ दुख भंजन पद्मनाभ मधुसूदन वासुदेव बनवारी ब्रिजपति यदुनंदन नंदन तो ये तो बंदिश थी इस ध्रुपद की। इस ध्रुपद का जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ जो है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है बंदिश को प्रेजेंट करने में। शास्त्रीय संगीत में एक बड़ी ख़ास बात है कि शास्त्रीय संगीत में जितनी महत्वपूर्ण या जितनी अहमियत स्वर पक्ष को दिया जाता है, साहित्य पक्ष को भी उतना ही अहमियत दिया जाता है, क्योंकि तभी तो जो आनंद या जो रस की निष्पत्ति होगी वो तभी होगी, जो भाव अभिव्यक्त होगा वो तभी होगा। जैसे कि हमने कहा पार ब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम परमानंद, कि पार ब्रह्म हो, परमेश्वर हो, पुरुषोत्तम हो, पुरुषों में तुम उत्तम हो, परम आनंद की प्राप्ति करने वाले हो, नंद नंदन नंद के तुम पुत्र हो, आनंद कन आनंद देने वाले हो, यशोदानंद श्री गोविंद तुम यशोदा के पुत्र हो। कौन? श्री गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण। तो इसको गाते समय यदि अर्थ एकदम स्पष्ट हो तो एक तरह से ये बिल्कुल बात सामने आ जाती है कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो यदि अर्थ का को हम अभिव्यक्त नहीं कर पाएँ या अभिव्यक्ति उसमें किसी प्रकार से नहीं हो रही है तो एक तरह से त्रुटि मानना चाहिए, एक तरह से ये एक दोष मानना चाहिए। तो कोई भी कलाकार ये कहे या कोई भी संगीत का जानकार ये कहे कि अर्थ का कोई इसमें संबंध नहीं है, ये कोई भी कलाकार नहीं कहता, कोई संगीतकार नहीं कहता। यदि ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि साहित्य और संगीत दोनों जो हैं बिल्कुल पैरेलल चलते हैं भाव की अभिव्यक्ति करने में, और भाव जब तक अर्थ का समझ में नहीं आएगा तब तक जो है भाव की अभिव्यक्ति होना जो है वो असंभव है। दीनानाथ दुख भंजन पद्मनाभ मधुसूदन वासुदेव बनवारी ब्रजपति यदु नंद नंदन। कितना खूबसूरत अर्थ है। अर्थ आपकी समझ में बिल्कुल आ गया हो कि दीनों के नाथ हैं, दुखों को हरने वाले हैं। पद्मनाभ यानी जो है कमल की जो है कमल जिनका आसन है पद्मनाभ जो है, और मधुसूदन वासुदेव बनवारी, वासुदेव भी इनको कहा जाता है, पद्मनाभ भी कहा जाता है और मधुसूदन भी कहा जाता है। ये कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ब्रजपति, यदु नंदन, यदु वंश के हैं, नंद के नंदन हैं। तो
अर्थ को समझते हुए गायकी जब प्रस्तुत की जाती है तो उसका भाव एकदम सामने आता है। और ध्रुपद परंपरा में इस चीज़ का बेहद बेहद इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और दरभंगा गायकी में ये एक विशेष गुण के रूप में सामने आता है कि जो अर्थ है ध्रुपद का, यानी ध्रुपद, ध्रुव और पद, ऐसा पद जो अटल है, इसका अर्थ ये होता है ऐसा पद जो अटल है, यानी इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब उसका अर्थ भी कहीं पर इस परिभाषा को परिभाषित करने में अपना एक योगदान रखता है। तो अर्थ जो है उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। इसीलिए जो गुणी लोग, जो साहित्यकार, जो संगीतकार लोग, इनका आपस में जो है, चाहे वो हम तानसेन या तानसेन के समय की बात करें, चाहे आज के समय की बात करें, तो आदान प्रदान जो है संगीतकारों और साहित्यकारों में बिल्कुल रहता है, ताकि एक जो एज ए रिज़ल्ट हम कहें कि जो प्रस्तुति सामने आती है या जो भी कृति सामने आएगी, उसका एक अपना एक उच्च कोटि का एक लेवल होता था, एक स्तर होता था, एक स्टैंडर्ड होता था। तो ये इन ध्रुपदों में दरभंगा पद्धति, दरभंगा की ध्रुपद पद्धति में ये गुण जो है विशेष रूप से इसका ध्यान दिया जाता रहा है। तो मैं समझती हूँ कि दरभंगा गायकी या दरभंगा की ध्रुपद परंपरा के बारे में आपको जो भी जानकारी दी गई होगी उसको आपको समझ में आया होगा। और अब ये दरभंगा घराना कहें या मल्लिक घराना कहें, तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से कलाकार इसमें, क्या इनकी विशेषता है, क्या क्या ख़ास बात है, क्या उसकी पहचान है जो अन्य परंपराओं से, अन्य ध्रुपद की परंपराओं से उसको अपना एक अलग मकाम बनाने में सहायता करता है। तो इसी के साथ इस परंपरा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम आपको बेतिया घराने के बारे में, जो कि ध्रुपद की एक और परंपरा है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बिहार की सबसे पुरानी ध्रुपद परंपरा जो है उसे बेतिया परंपरा या बेतिया घराने के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे घराने हैं जो कि ध्रुपद गायकी में अपना एक अलग मकाम बनाए हुए हैं। और बिहार जो है वो, चाहे हम उसका इतिहास देखें, प्राचीन काल से देखें या वर्तमान भी देखें, तो संगीत और साहित्य के लिए, और विषयों में तो है ही, लेकिन संगीत और साहित्य के लिए ये एक ऐसी स्थली रही है जहाँ पर ये कलाएं जो हैं निरंतर आगे बढ़ती गई और वहाँ पर इन कलाओं को इतना सम्मान, इतना आदर मिला है और मिलता रहा है, जो कि तभी वो सम्मान या वो आदर मिलने का ही परिणाम ये है कि आज तक इस परंपरा को हम वहाँ पर जीवित पाते हैं। और वहाँ पर जो संगीत गोष्ठियों के आधार पर या संगीत सम्मेलनों की सहायता से इस परंपरा के कलाकार आज भी जो है इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
तो हम बेतिया घराने के बारे में आपको बताएंगे। कहा जाता है कि सैनिक वज्रसेन सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर मुग़ल बादशाह जो हैं शाहजहाँ ने इनको बेतिया नामक एक स्थान की जो है बिहार में इनको ज़मींदारी इनको दे दी इनाम के तौर पर। और तभी से जो है इनको एक इस परिवार को जो है अपना एक क्या कहें कि मान्यता जो है उनको प्राप्त हुई। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि जो राजा महाराजा बादशाह लोग जब प्रसन्न होते थे तो इनाम के तौर पे जो है कोई प्रदेश या कोई क्षेत्र या कोई गांव उसकी वो जिससे वो प्रसन्न होते थे या जिसको पुरस्कार के रूप में देना चाहते थे वो पुरस्कार के रूप में देते थे। तो इसी प्रकार से वहाँ का वो ज़मींदार या मनसबदार जो है नियुक्त कर देते थे। तो क्या खूबसूरत ज़माना था कि नियुक्ति के बाद जो था कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता था और उसकी वो परंपरा जो है वो आगे चलती चली जाती थी और उस क्षेत्र के जो लोग थे वो उनको उसी प्रकार से उनको मान्यता देते थे, उसी प्रकार का सम्मान देते थे। तो जब हम बेतिया घराने की बात कर रहे हैं तो ये बेतिया जो शब्द है इस घराने से बेतिया उस स्थान से जुड़ा हुआ है। बेतिया नामक जो स्थान है वो एक वहाँ की जो ज़मींदारी है वो बादशाह जो शाहजहाँ थे उन्होंने वज्रसेन जो है इनको ये एक सैनिक थे और इनको जो है इनाम के तौर पर इन्होंने दी थी। तभी से जो है ये और इनका जो परिवार है वहाँ के ज़मींदार कहलाए और उन्होंने वहाँ की ज़मींदारी जो है वो संभाली। तो इस वंश के और कहते हैं कि जब ज़मींदार है या उस क्षेत्र को जो देख रहा तो वहाँ का राजा ही होता था वो, तो राजा की तुलना उसको दी जाती थी। तो इस की जो सबसे पहले जो इस वंश के जो प्रथम जो राजा जिसे कहा जाए वो थे उग्रसेन, जिनका कि समय 1627 से 1659 तक का माना जाता है। इनके एकमात्र पुत्र हुए गजेंद्र सिंह और ये जो थे गजेंद्र सिंह स्वयं बहुत गुणी थे, संगीत को बहुत मानते थे और संगीतकारों का बहुत आदर करते थे। स्वयं ध्रुपद जो है उसके प्रति इनकी बहुत विशेष रुचि थी और ये मुग़ल दरबार में जो मुग़ल बादशाह जो थे उनसे इनका बहुत घनिष्ठ संबंध था और मैत्री थी और ये आया जाया करते थे। तो मुग़ल क्योंकि देखिए मुग़ल सल्तनत जो थी उसमें तो ये ख़ास रही है कि उन्होंने कलाकारों को संगीतकारों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बहुत योगदान है। तो उनके दरबार में जो है गायन और वादन जो है निरंतर होता था और यहाँ पर जो थे महाराजा जो गजेंद्र सिंह जी थे ये इनका क्योंकि इनका आना जाना होता था तो इनको ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये वहाँ पर संगीत जो है उसका आनंद ले पाते और संगीतकारों को जान पाते, उनकी कला से परिचित होते। एक ख़ास चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि उस समय जिस प्रकार की गायकी इन दरबारों में हुआ करती थी वो ध्रुपद धमार परंपरा थी, क्योंकि उस समय ख्याल तो बने ही नहीं थे और ध्रुपद धमार मियाँ तानसेन भी गाते तो ध्रुपद ही गाया करते थे। तो ध्रुपद धमार की जो शैली थी वो ही उस समय की प्रचलित शैली थी और उस शैली में ही गायन या वादन होता था और इस प्रकार की सभाओं को जो है अटेंड करने के लिए इस प्रकार की सभाओं में राजा गजेंद्र सिंह जो हैं वो उनकी पूरी भागीदारी होती थी और वहीं से उनको जो है ये जो उनकी रुचि उनके अंदर थी संगीत के प्रति जो उनका एक आकर्षण था ये बढ़ता चला गया। तो एक ऐसा समय आया जिस समय कि उनके मन में भी ये इच्छा हुई कि मेरे दरबार में भी जो है ध्रुपद गायक जो है मेरे दरबार की भी शोभा बढ़ाए, क्योंकि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि राजा महाराजा लोग संगीतकारों को साहित्यकारों को और कितने भी विद्वान हैं अलग अलग क्षेत्र के उनको अपने दरबार में रखना या नियुक्त करना अपनी प्रेस्टीज समझते थे और ये उनके लिए रत्न के बराबर थे। तो ऐसी आकांक्षा कहीं राजा गजेंद्र सिंह जी के हृदय में भी कहीं पर रही होगी। तो इन संगीत सभाओं का भरपूर आनंद लेते रहे वे। उस समय दिल्ली दरबार में कभी कभी कुरुक्षेत्र जो है वहाँ के उसके निकट जो है अमलोक गांव के दो ध्रुपदीय जो थे उनका आना जाना
था। इनका नाम था ये बीनकार थे चमारी मलिक और बंगाली मलिक, और ये अक्सर जो है दिल्ली दरबार में अपना प्रदर्शन करने, ध्रुपद का प्रदर्शन करने आया करते थे। और क्योंकि बहुत अच्छा गाते थे तो कहीं पर मन में जो राजा गजेंद्र सिंह जी थे उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इनको अपने दरबार में नियुक्त किया जाए। और उन्होंने जो है इनको आग्रह करके इनको किसी भी तरीके से इनको मनाया और उन्होंने अपने दरबार में इनको राजगायक जो है वो नियुक्त किया। तो यहाँ से हम कहें कि बेतिया घराने में जो जिस तरीके से ध्रुपद गायकी जो है उसकी शुरुआत हम कहें तो यहीं से जान पड़ती है। राजा गजेंद्र सिंह जो थे वे ध्रुपद के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने इन दोनों गायकों को अपने राज दरबार में जो है उनको नियुक्त किया। और आगे चलकर जो है इनके जो पुत्र थे वो हुए पुत्र दिलीप सिंह। तो इनके पुत्र दिलीप सिंह वो राजा बने, उन्हें भी ध्रुपद में बहुत ज़्यादा रुचि थी। और उनके जो आगे पुत्र हुए वो हुए राजा ध्रुव नारायण सिंह। और राजा ध्रुव नारायण सिंह ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो राजा हुए इन सभी ने ध्रुपदियों को, इन सभी ने ध्रुपद परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना बहुत योगदान दिया। क्योंकि जब राजा या अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो यदि रुचि ले किसी भी कला में तो उस कला के लिए बड़ा भाग्य की बात होती है। और कला जो है उसको एक संरक्षण प्राप्त होता है और वो दिनों दिन जो है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही ध्रुपद परंपरा के साथ हुआ बेतिया घराने की, बेतिया नामक इस राज्य में। और जो है राजा ध्रुव नारायण सिंह जो थे उन्होंने कुछ समय शासन करने के बाद उन्होंने अपने जो भांजे हैं उनका नाम था राजा युगल किशोर, इनके पक्ष में जो है अपना पद त्याग दिया। यानी उन्होंने अपने राज सिंहासन को त्याग कर अपने भांजे को जो है वो राजगद्दी उनको सौंप दी। और जो राजा युगल किशोर जी थे ये भी संगीत के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। और इनके समय में बेतिया जो स्थान था वहाँ पर संगीत का प्रचलन जो है वो बहुत अधिक बढ़ा। क्योंकि खुद जो है इन्होंने ध्रुपद इन्होंने सीखा और ख़ुद जो है इन्होंने उसको पसंद किया, इन्होंने उसको एक तरह से क्या जो संरक्षण प्रदान किया, इन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया। तो जाहिर सी बात है कोई भी कला जब उसको प्रोत्साहन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, दिनों दिन उसकी उन्नति होती चली जाएगी। तो इसी प्रकार से बेतिया घराने में जो है इस प्रकार से ध्रुपद परंपरा जो है वहाँ की वो फली और फूली। इनका जो शासन रहा वो 1763 से 1883 तक का रहा, यानी 20 साल इनका शासनकाल रहा। और इस 20 साल में जो है ध्रुपद गायकी अपनी चरम शिखा पर थी। अच्छे पखावजी और ध्रुपद ये जो थे इनसे इन्होंने शिक्षा ली। तो देखिए राजा होने के बावजूद इन्होंने जो है सिर्फ शासन ही नहीं चलाया, इन्होंने ध्रुपद परंपरा की और पखावज की बाकायदा गुरुओं के चरणों पर बैठकर इन्होंने तालीम हासिल करी। और जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि ये एक ऐसी विधा है, संगीत विधा एक ऐसी विधा है जिसको कि आप गुरुओं के चरणों में बैठकर ही उसको सीख सकते हैं, ना कि आप सिर्फ पुस्तकों को पढ़कर, आप उसमें चाहे कितनी भी नोटेशंस दी हों लेकिन उसको पढ़कर उसको जाना नहीं जा सकता जब तक कि उसको प्रैक्टिकली आप सुन के सीख न लें। तो किस प्रकार से कौन से स्वर का कहाँ कैसा लगाव होगा ये भी उसी से ही समझ में आता है। तो ध्रुपद गायकी के साथ जैसे पखावज का वादन, मैंने बोला कि ताल को भी जो है उस पर भी कमांड होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से राजा युगल किशोर जी ने जो है ध्रुपद की भी शिक्षा ली और एक तरह से पखावज की भी शिक्षा ली। तो जो कि दोनों एक दूसरे के पूरक जिसे कहा जाए। तो ये दोनों की शिक्षा जब राजा ही ले रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस शिखर पर जो है ध्रुपद गायकी पहुंची होगी उस समय, और कितनी उन्नत और कितनी उत्कृष्ट गायकी ये रही होगी। क्योंकि ध्रुपद इन्होंने सीखा था, क्योंकि ध्रुपद इन्होंने पखावज भी सीखा, इनकी रुचि भी थी, इसलिए इन्होंने ध्रुपद को बहुत बढ़ावा दिया।
और हर उस ध्रुपद गायकी के कलाकार को, भीनकारों को, पखावजियों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, जो कि इस परंपरा को जो है आगे बढ़ा रहे थे। तो राजा का पूरा जो है सहयोग था। इनके पुत्र हुए राजा वीर किशोर, जिनका समय 1783 से लेकर 1816 तक का माना जाता है। तो इन्होंने इनके समय में भी जो ध्रुपद परंपरा थी बेतिया की, वो बहुत आगे बढ़ी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो थी कि संगीतज्ञों का पूरा सम्मान जो है वो किया जाता था, और दूसरा दरबारों में संगीतज्ञ जो है, ध्रुपदीय जो थे, बीनकार थे, पखावजे थे, इन लोगों को दरबारों में इनकी नियुक्ति थी। तो एक तरह से जैसे मैंने अपने शुरू के आपको लेक्चर में बताया कि जब कोई राजा जो है किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेता था या कलाकार की लेता था, तो कलाकार एक तरह से निश्चिंत हो जाता था कि मुझे अपनी रोज़ी रोटी की चिंता नहीं करनी, उसकी चिंता राजा ही करेगा। तो वो निरंतर उसका ध्यान अपनी साधना की तरफ होता था, और जब पूरी तरह से अपना 100% वो अपनी साधना को देता था, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता था कि वो जो परंपरा है वो दिनों दिन बढ़ती आती थी, और वो एक बहुत ही उन्नति के, क्या कहना चाहिए, बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचने में उसको देर नहीं लगती थी। तो यहाँ राजा द्वारा संरक्षण प्रदान करना, राजा द्वारा सम्मान प्रदान करना, राजा द्वारा प्रोत्साहन, चाहे वो पुरस्कार के रूप में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, वो प्रोत्साहन मिलना बेहद ज़रूरी था कलाकारों के लिए, और इस समय इनको ये जो है प्राप्त हुआ। इसी परंपरा में आप इनके जो दरबारी गायकों में मुकुंद मलिक जो थे, उस समय राजा वीर किशोर जी के दरबार में ध्रुपद गायक जो थे उस समय नियुक्त थे, और साथ ही जुमराज मलिक, ये बीनकार थे, यानी वीणा का वादन करते थे, तो ये इनके दरबार में जो शोभायमान थे। इसके अलावा जो थे भरथी मलिक, दुखी मलिक, गोपाल मलिक और बच्चा मलिक, ये कलाकार जो थे इनके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। तो कुछ शब्दों को सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ये किस प्रकार के नाम हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने की तरह नहीं, पर पहले के समय में लोग बड़ा सिंपल नाम रखते थे, बच्चा सिंह रख देते थे या माखन सिंह रख देते थे। तो ये यानी कि इतनी सरलता थी जीवन में कि जो उतने ही सरल जो थे वो नाम थे। तो ये कलाकारों के नाम जो मैंने आपको बताया, ये उस समय दरबार में नियुक्त थे। एक महान कलाकार पंडित कुंज बिहारी मलिक इस घराने के सबसे अधिक प्रख्यात गायक रहे हैं। पंडित कुंज बिहारी मलिक, इनका नाम आज भी जो है बड़े सम्मान से लिया जाता है, और ये खंडार वाणी का प्रयोग करते थे। जैसे मैंने आपको ध्रुपद परंपरा बताया कि 4 प्रकार की वाणियाँ थी, इनमें से खंडार वाणी का प्रयोग जो है वो जो है जो पंडित कुंज बिहारी मलिक जी इसको प्रयोग करते थे। वीर किशोर सिंह के दरबार में पांडे मलिक और गुरु मलिक जैसे कलाकार भी शोभायमान थे। तो ये बहुत बड़े ध्रुपदीय रहे हैं और बहुत उच्च कोटि के ध्रुपदीय रहे हैं, तो ये भी इनके दरबार में नियुक्त थे। राजा वीर किशोर जी के 2 पुत्र हुए, आनंद किशोर और नवल किशोर, और ये दोनों जो किशोर हुए, इन्होंने बाकायदा गुरुओं के चरणों में बैठकर जो है ध्रुपद परंपरा की शिक्षा ली, और इसलिए इनके जो राज्य थे वहाँ उन राज्यों में ध्रुपद जो है वो बहुत आगे बढ़ा, ध्रुपदियों को बहुत सम्मान प्राप्त था। और क्योंकि इन्होंने खुद ध्रुपद सीखा था, राजा जब खुद किसी आर्ट को सीखता है, किसी कला को सीखता है, तब वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकता है कि इसका क्या महत्व है। और क्योंकि इन दोनों किशोरों को जो है ध्रुपद की तालीम प्राप्त हुई, उसमें से इन्होंने शिवदयाल मिश्र जी जो है, इनसे इन्होंने ध्रुपद की तालीम प्राप्त हुई, जो कि अपने ज़माने के बहुत प्रसिद्ध जो है, नामी जो है वो ध्रुपदीय रहे। इनसे इनको ध्रुपद की तालीम हुई, और इन्होंने बहुत सी ऐसी रचनाएं की, ऐसे ध्रुपदों की रचना की जो कि आज भी जो है बहुत ही पॉपुलर जिसे कहा जाए, और बहुत उच्च कोटि के ध्रुपद रहे। एक तरह से हम ये कहें कि क्योंकि कुमारों ने ध्रुपद को सीखा, ध्रुपद परंपरा को जाना, ध्रुपदियों को सुना बचपन से, उन गुरुओं के चरणों में बैठकर ध्रुपद सीखे,
तो वो इसकी इम्पोर्टेंस समझते थे और उन्होंने जो है इस ध्रुपद को, इस परंपरा को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। जब इनके दरबार में इतने कलाकार थे और राजा खुद जो है ध्रुपद गायकी में इतना एक तरह से इंटरेस्ट लेते थे, खुद भी गाते थे, तो उस समय बहुत से कलाकार जो है इनके राज्य में उनका आना जाना शुरू हो गया। यानी कि संगीत सम्मेलन कहें या बैठकें कहें या दरबारों में ध्रुपद गायकी का प्रदर्शन कहें, ये इस तरह के कार्यक्रम जो है आए दिनों होते रहते थे। और यहाँ पर प्यार खां, बख्तियार खां, हैदर खां रवाबी, सादिक अली बीनकार, ये इस तरह के दिग्गज कलाकार जो है यहाँ पर इनका आना जाना शुरू हो गया। और आनंद किशोर और नवल किशोर, ये जो दो राजकुमार थे, इनके आगे चलकर इनके दरबारों में बहुत से जो हैं गायकों की नियुक्ति हुई, बहुत से ध्रुपदियों की नियुक्ति हुई। इनमें से गोपाल मलिक, गोरक्ष मिश्र, बांके मिश्र, फजल खां, कुंज बिहारी मलिक, मेहंदी हसन, काले खां जैसे उत्तम ध्रुपदीय जो है वो शामिल थे। तो क्योंकि राजा के द्वारा संरक्षण मिल रहा, राजा को स्वयं ध्रुपद को गाते हैं, स्वयं सीखे हुए हैं, इसलिए वो ध्रुपद की इम्पोर्टेंस जानते हैं। ये सोचकर बहुत से कलाकारों ने जो है बेतिया आना जाना शुरू किया। बहुत से कलाकार वहाँ जाके वहाँ के दरबारों में नियुक्त हुए और उनके दरबारों की शोभा बढ़े। तो ये बहुत से कलाकारों का नाम इसमें आता है। अब ये जो नरेश थे, यानी ये जो राजा लोग थे, इनके शिष्य भी हुए, क्योंकि उन्होंने खुद ध्रुपद सीखा था। तो अपने शिष्य जो इनके थे उनमें पंडित शिव कुमार मिश्र और उनके पुत्र पंडित फाल्गुनी मिश्र, इनका नाम आता है। और इनको जब बेतिया घराने की परंपरा की हम बात करते हैं तो इनका नाम जो है उसको हम किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बहुत अधिक योगदान इस परंपरा को आगे बढ़ाने में रहा है। ऐसा माना जाता है कि उस समय के कलाकार पंडित जयशंकर मिश्र जी ने लगभग 2000 से ज़्यादा ध्रुपद उनको कंठस्थ थे। तो आप सोच सकते हैं, कंठस्थ का मतलब बाय हार्ट, उनको बिल्कुल याद थे। तो इसका मतलब कि क्या वो ब्रेन रहा होगा, क्या वो समय रहा। उस समय तो ना तो कोई रिकॉर्डिंग का मटेरियल था, ना इस तरह की कोई जो मशीनीकरण, जो कहते कि आधुनिकरण इतना ज़्यादा नहीं था। तो कंठस्थ होना 2000 बंदिशों का, 2000 ध्रुपदों का, ये अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का जो है द्योतक हम जिसे कहें। तो इस तरह के कलाकार, इस तरह के दिग्गज जो थे बेतिया दरबार में जो थे वो नियुक्त थे, वहाँ के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब बेतिया घराने के और अन्य गायकों में पंडित महंत मिश्र मलिक, राजकिशोर मलिक, इंद्र किशोर मलिक जो है, इन कलाकारों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये तो बेतिया घराने की परंपरा किस प्रकार से शुरू हुई, कौन कौन से कलाकार उसमें जुड़े और किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया, ये उसके इतिहास के बारे में एक वंश वृक्ष जिसे हम कहते हैं वो आपको बताया। अब ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं बेतिया घराने की जो उसको ख़ास बनाती हैं और ध्रुपद परंपराओं से उसको अलग करती हैं। पहला इसमें है कि आवाज़ का खुलापन, ठहराव युक्त और ओज युक्त प्रयोग, यानी खुली आवाज़ का प्रयोग करना, ठहराव आवाज़ में एक तरह से स्थायित्व होना, आवाज़ को एक कहते हैं कि बेस स्ट्रॉन्ग होना, ठहराव होना आवाज़ में, और ओज युक्त यानी उसमें एक तरह से पूरा बलपूर्वक तो उसको जब गाते थे तो उसमें एक अलग तरीके का एक उसमें प्रकाश था, ओज था। तो ये बहुत ख़ास गुण था इस घराने की परंपरा में, इस घराने की गायकी में, ये एक विशेष गुण था। गायकी जो थी उसमें संक्षिप्त आलाप युक्त थी, आलाप अधिक नहीं होता था, छोटा आलाप लिया जाता था और फिर बंदिश को जो है उसका आरंभ किया। तो ये एक विशेषता रही है इस घराने की, जिसमें कि आलाप जो है वो संक्षिप्त आलाप इसमें लिया जाता था। मींड, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मींड क्या चीज़ है, उसकी प्रधानता होती थी, क्योंकि ध्रुपद जो है वो मींड, लगाव, घसीट, इनसे ही ध्रुपद गायकी जो है इसमें ख़ास है, गमक इसमें ख़ास है। तो उसमें कोई खटका, मुर्की या ताने इस प्रकार का प्रयोग ध्रुपद गायकी में नहीं होता। तो ये चीज़ इसमें ख़ास थी कि मींड की प्रधानता इस गायकी में, बेतिया घराने की गायकी में प्रमुख रही है। आवाज़ में आस के कारण जो है आवाज़ का क्रम न टूटे, इस पे ध्यान दिया। आस का मतलब होता है जो एक
जब हम गाते हैं तो जैसे तानपुरे की एक तार छेड़ी, उसके बाद वो तार छेड़ने के बाद छोड़ दिया और उसकी जो एक आस, एक साउंड उसका चलता चला जा रहा है काफ़ी देर तक, उसकी जो वाइब्रेशन कहते हैं। गाने में भी ये होता है कि जब गाना गा के लगातार एक सांस लेके उसको गा, उसकी जो आस होती थी उस पे विशेष ध्यान दिया जाता था और ये आवाज़ के क्रम को टूटने नहीं देता था। यानी हम जैसे हम सा को गा रहे हैं, सा, तो ऐसा नहीं कि सा ऐसे बीच में क्रम नहीं टूटता था, लगातार सा, इसको एक लगातार इसकी आस, चाहे वॉल्यूम कम होता जाए लेकिन सांस उसकी जो है, एक आस उसकी हमेशा रहती। तो ये आस जो है बहुत ज़रूरी था कि आवाज़ का टूटना वहाँ पर संभव नहीं हो सके। गमक और कण का प्रयोग, यानी गमक, जैसे आपको पता है गमकों का प्रयोग जो है वो ध्रुपद गायकी में बहुत प्रमुख था। कण स्वर का, यानी जब किसी स्वर को थोड़ा सा छूते हुए आते हैं, किसी स्वर की थोड़ी छाया लगती हो, वो कण स्वर, उसका प्रयोग था। ध्रुपद के पद पर विशेष बल और लय का बर्ताव समान होता था, यानी पद को खास, उसका अर्थ क्या, उस पर खास ध्यान दिया था। और लय के बर्ताव को, लय किस प्रकार की लय प्रयोग हो रही है कि जब उपज करें या हम उसको बढ़ें, उसकी बढ़त करें, उसका विस्तार करें, तो लय का खास ध्यान दिया जाता था। भक्ति प्रधान जो है वो पद जो है वो भक्ति प्रधान होता था और लय वैचित्र उसमें अधिक नहीं दिखाया जाता था, यानी साहित्य का तो प्रमुखता थी लेकिन लय से बहुत अधिक लय की वैचित्रता, यानी उसमें वैरायटी जिसे हम कहते हैं ना, वेरिएशंस, वो बहुत अधिक इसमें नहीं दिखाई जाती थी। और इसके साथ साथ ये दिखाया जाता था कि जब वो बंदिशें जब ध्रुपद गाए जाते थे तो उसके साहित्य का शुरू से अंत तक साहित्य और स्वरों का जिस प्रकार से उच्चारण हो रहा है, जिस प्रकार से स्वरों का लगाव है, ये दो बातें खास तौर पे ध्यान दी जाती थी। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो बेतिया घराने को बेतिया घराना बनाती थी और घरानों से उसको पृथक रखती थी। तो आज भी बेतिया घराने के जो गायक हैं इस परंपरा को, इन विशेषताओं के साथ जो है आज भी उसको जीवित रखे हुए हैं और निरंतर जो है इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी को। इनके माध्यम से आज हमें दरभंगा घराना और बेतिया घराने के बारे में विशेष रूप से जानने का मौका मिला। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर हमारे साथ साझा करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जिज्ञासाओं के माध्यम से हम आपको हर बार कुछ नया दे सकें। मित्रों, जल्द ही हम एक सेशन और आयोजित करेंगे और यही उम्मीद करते हैं कि उस सेशन के माध्यम से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, गगनजीत कौर जी का और लाल बाबू राय जी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।